फ्रांसीसी क्रांति, इस पाठ के अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगले हमारे पड़ाव में। चलिए बच्चों, आगे क्या क्या हुआ इसके अंदर हम लोग अभी उसका अभ्यास करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं सन 1774, मतलब 1774 में क्या क्या हुआ था। उस वक्त बुर्बोन राजवंश लुई का 15वां जो फ्रांस की राजगद्दी पर आसन हुआ था, मतलब जो राजा उस वक्त उस गादी पे बैठा था, उस सिंहासन पर बैठा था, उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। आप सोच सकते हैं कि 20 साल की उम्र में बच्चे कितने छोटे होते हैं, लेकिन उस जमाने में ये अपने राजगद्दी पर बैठा हुआ था और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, मेरी एंटोइनेट, उसके साथ हुआ था 20 साल की उम्र में। उसके बाद जब राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, मतलब जब भी उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसने अपने खजाने में देखा कि कितना खजाना है, कितना पैसा है, या तो फिर सोना कितना है, जो भी है उसने मतलब पूरी जांच पड़ताल की, तो उसने वो पूरा खाली पाया, उसमें कुछ भी नहीं था। अभी उसने क्या किया कि लंबे समय तक जो चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। किसके कारण? युद्ध के कारण। अभी युद्ध के समय क्या होता है कि बहुत सारा एनिमेशन यानी सब दारू गोला यानी बंदूकें, कारतूस, सब कुछ खरीदना पड़ता है। तो उस समय ये सब कुछ उस वक्त वहां पे राजकोष के पैसों से ही खरीदा गया होगा, और युद्ध भी लंबे समय तक चला था। इसके लिए इसका विपरीत परिणाम हुआ कि उसका राजकोष उसने पूरा खाली पाया। अभी आगे क्या हुआ, उसने वर्साय यानी के वर्साय के जो विशाल महल और राज दरबार की जो शानो शौकत बनाए रखने की जो फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। शानो शौकत का मतलब क्या है कि पूरा ऐशो आराम के साथ रहना, शौक पालना, जैसे नाचना है, गाना है, दरबार में कवि आएंगे, उनका कुछ सम्मान करने के लिए उनको कुछ पैसा दिया जाएगा, राजकोष से ही वो सब कुछ दिया जाएगा। तो ये सब कुछ जो फिजूल खर्ची था वो भी ज्यादा था, वो तो अलग से था। तो लुई 15वें ने क्या किया कि शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को जो साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। अब इस युद्ध के चलते हुए क्या था कि फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। जैसे कर्जा अधिक हो गया और राजकोष भी खाली पाया गया, मतलब कर्जा लिया गया तो पैसा लेते समय तो लेते गए, लेकिन वो चुकाने का कैसे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त। और जबकि उस पर पहले से 2 अरब लिब्रो का बोझ चढ़ा ही हुआ था। अभी सरकार ने अभी क्या किया कि कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे, यानी कि 10% हमें वो ब्याज की सहे, हमारी जो अमाउंट लिया गया था, जो पैसे लिए गए थे, उसके साथ वो मांगने लगे। अभी इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ कि फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी, क्योंकि उसको वो कर्जा तो चुकाना ही था। तो किस तरह से, अभी देखते हैं। अपने नियमित खर्चों, जैसे नियमित हमारे जो खर्च रहते हैं, जैसे सेना के आगे रख रखाव, राज दरबार, उसके बाद सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी क्या था, नाकाफी था। ये सब कुछ उसने जो भी एक खर्चे थे वो सब कुछ उस पर नियंत्रण करने का प्रयास चालू किया, लेकिन फिर भी वो नाकाम रहे। किस तरह से कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग यानी कि जनसाधारण के जो लोग थे
ही कर अदा करते थे। जो कर रहता है, जो हम लोग टैक्स बोलते हैं, जैसे अभी हम आप लोग और हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग ब्रिज क्रॉस करके वाशी के आगे जाते हैं। अभी हम लोग बंबई में रहते हैं, तो मुंबई में रहते वक्त हम लोग जब भी मुंबई के बाहर जाते हैं वाशी के वहां पे, तो वहां पे हमें टैक्स चुकाना पड़ता है, यानी कि कर अदा करना पड़ता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अभी चित्र 2 में, यानी कि हमारी पाठ्य पुस्तक के चित्र 2 में हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। तो किस तरह से, तो पूरी इस आबादी में लगभग 90% क्या थे, किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। अभी हम लोग देखते हैं कि सिर्फ 60% यानी 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एक्सेस के अमीरों का अधिकार था। अभी जो प्रथम 2 स्टेट्स जो थे वो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। पादरी वर्ग यानी जो पूजा अर्चा करता है, जो प्रार्थना करते हैं, उपदेश करते हैं, उन लोगों के लिए भी, और कुलीन वर्ग के लिए ये सब कुछ प्राप्त थे। अभी इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। अभी कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे, और वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। अभी जो किसान था, वो किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में उनको सहयोग करना आदि करने के लिए बाध्य थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए, और अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। जो पाव रोटी यानी जो खाने की चीज थी वो बहुत महंगी हो चुकी थी, तो उसके विरोध में कुछ संघर्ष जनता को भी करना पड़ा, लोगों को करना पड़ा। अभी बाद में इस दौरान का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे से घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनको परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, देखते हैं आगे। अभी जीने का संघर्ष इस तरह से हो रहा था। अभी जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो 1715 में 2.3 करोड़ थी, और जो सन 1789 में बढ़कर यानी कि 1789 में वो बढ़कर 2.8 करोड़ तक हो गई। और जिसका परिणाम क्या हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अभी अधिकांश जो लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अभी इसे अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही, और इसका परिणाम यानी फलस्वरूप क्या हुआ कि अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती हुई अमीर और गरीब के लोगों में एक दरार आ गई, और स्थितियां कैसी हो गई और बदतर हो गई। मतलब जो स्थितियां थी इस बारे में, जो गरीब लोगों की स्थिति बदतर होती गई। जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती तो इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था, और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। अभी आगे क्या हुआ कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। किस तरह से की कि पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। और ये जिम्मेदारी तीसरे स्टैंड के उन समूहों ने उठाई। जो तीसरा समूह था हमने पहले पढ़ा,
वो स्टेट का उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। इस तरह से आगे क्या हुआ हम लोग अपने अगले पड़ाव में देखेंगे। उससे पहले हमको इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि इस पड़ाव के प्रश्न क्या है। एक ही है प्रश्न कि जीने का संघर्ष किस तरह से हो रहा था, उस वक्त लोग किस तरह से जीने का संघर्ष कर रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम अपने अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। चलिए।